दोस्तों, स्वागत है आपका गांव कनेक्शन की जो पत्रकारिता ट्रेनिंग है उसके दूसरे हिस्से में। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमने पिछली बार एक नया प्रयास शुरू किया है कि हम उन बहुत से लोगों को हज़ारों जो लोग हैं, अलग अलग उम्र के, ज़्यादातर युवा हैं लेकिन और उम्र के भी हैं, जो पत्रकारिता सीखना चाहते हैं। लेकिन एक तो पत्रकारिता सीखना आजकल बहुत महंगा हो गया है, लाखों रुपए लगते हैं, और वो रुपए देने के बाद भी आपको क्या अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। हमारे पास तो अक्सर जो पत्रकारिता की इंस्टीट्यूट से सीख कर लोग आते हैं उनसे मुझे बहुत निराशा होती है। गांव कनेक्शन जो कि एक ग्रामीण मीडिया को सशक्त करने, ग्रामीण भारत की आवाज़ को सशक्त करने का प्रयास है, उसने एक छोटी सी मुहिम, एक छोटी सी कोशिश शुरू की है कि हम क्यों ना इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक वीडियोस के माध्यम से आप सबको पत्रकारिता सिखाएं, हम अपने साथियों को पत्रकारिता सिखाएं, और मैं अपनी भी जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है जीवन में उसको रिफ़्रेश करूं, ताकि हम सब बेहतर काम कर पाएं, ईमानदारी की पत्रकारिता कर पाएं। आज हम बात करेंगे कहानी के स्ट्रक्चर पे, जो स्टोरी के स्ट्रक्चर पे। और स्टोरी जो रेडियो पर मैं सुनाता हूँ वो भी कहानी होती है, वो काल्पनिक होती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो अखबार में ख़बर छपती है, इसको भी स्टोरी कहा जाता है। तो उसके स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे। मेरे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं जो हमारे गांव कनेक्शन की टीम के हैं, और इनके साथ मैं पहले बैठ चुका हूँ, तो हो सकता है मैं इनसे सवाल पूछूँ, इनको मुर्गा बनाऊँ, कुछ भी हो सकता है। अगर आप वहाँ पर अपने घरों में बैठ के गलत जवाब दे रहे हैं तो आप भी ईमानदारी से वहाँ पर मुर्गा बन सकते हैं। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टफ नहीं है। जब कोई स्टोरी हम लेते हैं, अगर हम इस स्टोरी को लें, तो ये है इसकी हेडलाइन। कहानी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इस कैमरा को दिखा देता हूँ। ये है इसकी हेडलाइन। हेडलाइन के नीचे एक और लाइन होती है जो बड़े अक्षरों में लिखी जाती है। इसको कुछ पत्रकारिता की परंपराओं में स्ट्रैप लाइन कहते हैं, अंग्रेज़ी पत्रकारिता में स्ट्रैप लाइन कहते हैं, सब हेड भी कहा जाता है इसको। तो ये जो एक लाइन होती है, ये हेडलाइन को एक कदम और आगे ले जाती है, कुछ और बताती है हेडलाइन के बारे में। क्योंकि हेडलाइन का काम है इतना रोचक होना कि पाठक, या हमारे केस में पाठक ही नहीं, वो अधिकारी, वो बड़े पदों पर बैठे लोग, जिनके ज़रिए हम गाँव से जुड़ी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, उनका अटेंशन जाए, उनका ध्यान जाए। ये हेडलाइन का काम है। लेकिन पूरे तथ्य समझ आ जाएं, ये हेडलाइन और ये स्ट्रैप लाइन या सब हेड समझकर पढ़कर, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्ट्रैप लाइन अक्सर उसी बात को थोड़ा और डिटेल में कहती है। इसके बाद जो कहानी जो स्टोरी होती है वो कई पैराग्राफ्स में लिखी जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। कोशिश करें कि पैराग्राफ छोटे हों, क्योंकि जब आप और ये पत्रकारिता के लिए नहीं है, कोई भी किसी भी लेखन के लिए ज़रूरी है कि जब आप कहीं भी कुछ लिख रहे हैं, चाहे आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, चाहे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई काल्पनिक फिक्शन स्टोरी लिख रहे हैं, पैराग्राफ्स अगर छोटे हों तो लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। जो पहला पैराग्राफ होता है उसको हम कहते हैं इंट्रो। इंट्रो किसका शॉर्ट फॉर्म है? इंट्रोडक्शन का, यानी कहानी का इंट्रोडक्शन है, यानी परिचय है। तो इसलिए ये आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्टर होते हैं, और मैं जो लोग नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए, जो मोटा स्ट्रक्चर अखबारों में या किसी मीडिया संस्था में होता है कि एक तो रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टरों की टीम होती है, और एक डेस्क होता है। रिपोर्टर फील्ड से रिपोर्टिंग करके लाते हैं, उसको लिखते हैं, और वो डेस्क को भेज देते हैं ताकि डेस्क उसकी एडिटिंग करे, उसको फाइनल शेप में लाए,
और फिर वो अखबार में छपे या इंटरनेट पर जाए या मोबाइल ऐप पर आए। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। रिपोर्टर और डेस्क की बहुत पुरानी, सदियों पुरानी दुश्मनी है, और अगर इनको मौका दिया जाए तो ये एक दूसरे के बाल नोच लेंगे, मारपीट करेंगे और अन्य तरीक़ों से प्रताड़ित करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिपोर्टर सोचता है कि मैंने तो लिख दिया है, डेस्क का काम है भाई, उसको किस चीज़ के पैसे मिलते हैं। और डेस्क वाला सोचता है इसको तो तमीज़ ही नहीं है, क्या लिखे, महाकाव्य लिख के भेज दिया है मुझे इसने 1500 शब्द का, मैं उसमें कहाँ से एडिट करूँगा। मैंने एसोसिएटेड प्रेस नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी में काम किया 9 साल, और वो और ऐसी कुछ और संस्थाओं की में बड़ी अच्छी परंपरा होती कि जो रिपोर्टर हैं और जो डेस्क पे हैं वो उनमें दीवार नहीं होती। जो रिपोर्टर हैं वो एडिटिंग भी करते हैं, और मेरा मानना है कि जब रिपोर्टर एडिटिंग करेंगे तो उनके लिखने में डिसिप्लिन आएगा। आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि और लोगों की स्टोरीज़, अपने साथियों के स्टोरीज़ एडिट ज़रूर करें, तब आपको पता लगेगा कि अरे जब मैं डेस्क को आगे स्टोरी भेजता हूँ तो उसमें क्या कमी होती है, उसमें फैक्ट्स नहीं होते हैं, तो जो खींच मचती है, और खींच जब डेडलाइन के वक्त मचती है तो वो और बदतर होती है। तो वापस आते हैं इस स्ट्रक्चर पे जो है इंट्रो। अब कई बार जो रिपोर्टर करते हैं ये गलती करते हैं कि सपोज़ हमने बोला कि मुख्यमंत्री जी किसानों को सूदखोरों के चंगुल से बचाएं, यानी कि स्टोरी है सूदखोरों के बारे में, और जो लोन्स या फाइनेंशियल हेल्प किसानों को जो सरकारी माध्यम है या जो बैंकिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनसे नहीं मिल पाते आसानी से, इसीलिए इस तरह के लोग ज़्यादा पनपते हैं, एक वैक्यूम में पैदा होते हैं। तो ये आवश्यक है कि ये जो इंट्रो है ये बात सीधे कह रहा हो, ये बात ये ना हो कि यहाँ कहीं है या 8वें पैराग्राफ में या 9वें में। हम कोई भूल भुलैया नहीं है, हम कोई खोज नहीं रहे हैं कि भाई ज़रा इंट्रो में जो बात है वो ढूंढ के तो बताओ, तुमको इनाम मिलेगा एक मिक्सी। यानी कि आप बहुत आवश्यक है कि सीधे, इस समय आज के युग में आप जो लिखते हैं वो सीधे compete कर रहा है। लोगों के पास बहुत से माध्यम हैं सूचना तंत्र से जुड़े, और उसके वक्त के लिए बहुत सी चीज़ें compete करती हैं। वो टीवी है, वो इंटरनेट है, वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए हुए बेहुदे चुटकुले हैं, वो फिल्में हैं, वो शॉपिंग मॉल है। तो आपके लिए जो वक्त था, समाचार और मीडिया के लिए जो वक्त था, वो पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो निरंतर कम होता जा रहा है। जब कई साल पहले एक स्टडी हुई थी कि एक आदमी औसतन दिल्ली जैसे महानगर में सिर्फ 7 मिनट अखबार पढ़ता है। मुझे यकीन है कि ये और भी कम हो गया होगा अब, क्योंकि अब आप ट्विटर पर और देख लेते हैं, मोबाइल माध्यमों पर देख लेते हैं। कई बार अखबार आके घरों में पड़ा रह जाता है और एकदम फ्रेश खोला भी नहीं जाता है। इसलिए आप compete कर रहे हैं, आप प्रतिस्पर्धा में हैं जो आप लिख रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी पत्रकारिता तो करें ही, लेकिन उसको जो पेश किया जाना है वो भी सशक्त हो, डायरेक्ट हो, टू द पॉइंट हो। उसमें आपके पास नाग लपेट का, समय व्यर्थ करने का कोई आपके पास मौका नहीं है। तो 2 तरीके होते हैं इंट्रो लिखने के। एक तो जो हार्ड न्यूज़ इंट्रो होता है, और दूसरा एक फीचर नुमा इंट्रो होता है। फीचर क्या होता है? फीचर जो कई बार मोटी परिभाषा दूं तो जैसे आप देखते होंगे कोई परिशिष्ट आता है या ये सप्लीमेंट आता है, उसमें जो स्टोरीज़ होती हैं, जो ह्यूमन एंगल स्टोरीज़ होती हैं वगैरह। लेकिन ये उनको फीचर कह देना और उनको कम मानना, ये भी एक गलती है। मेरे हिसाब से जो फीचर राइटिंग है वो, और ख़ासकर जो न्यूज़ फीचर राइटिंग है, वो ये है कि आप उसी स्टोरी को अगर और मानवीय पक्ष उठाते हुए, एक तो है हार्ड न्यूज़ कि यहाँ ये हुआ, इन्होंने ये कहा, कल ये होने वाला है, या आप उसी का जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उससे कहानी को उठाते हुए, स्टोरी को उठाते हुए आप उसको दिखाएं। जो भी हो, आप तरीका चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर तरीका है स्टोरी को शुरू करने का।
लेकिन वो उस माध्यम के लिए सशक्त हो, वो बात कहने के लिए सशक्त हो। इसमें जो इन्होंने इंट्रो है, इसी पन्ने पर एक फीचरिश इंट्रो है और एक हार्ड न्यूज़ इंट्रो है, तो मैं दोनों आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ़ करके किसानों को बड़ी राहत दी है, लेकिन प्रदेश में 30% किसान ऐसे हैं जो सूदखोरों और महाजनों के चंगुल में फंसे। हार्ड न्यूज़, टू द पॉइंट, ठीक है। ये एक अच्छा इंट्रो है जिसमें इन्होंने सीधे बता दिया है। जो मैं अगर अखबार पढ़ रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अपना चाय पीते पीते, हो सकता है मोबाइल मेरे कान में लगाओ, मैंने इसको पढ़ा, मुझे एकदम समझ आ गया। अब ये जो इंट्रो है मुझे आकर्षित करना चाहिए, इसकी ये ड्यूटी है कि मुझे बाकी की स्टोरी पढ़ने के लिए बाध्य करे। अगर ये इंट्रो कमज़ोर होता तो मैं ये खबर नहीं पढ़ता और मैं बगल वाली खबर में चला आता। ये जितनी खबरें हैं, ये तो एक ही पन्ना है, इस अखबार में 20 पन्ने हैं, तो 20 पन्ने पे कई खबरें हैं, वो सब एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं। आप जो हैं, आपकी सबकी खबरें एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, इसलिए आपकी स्टोरी में अगर स्ट्रॉन्ग अच्छा इंट्रो नहीं होगा तो, और अच्छी हेडलाइन नहीं होगी, तो हो सकता है बहुत अच्छा काम किया आपने दिन भर रिपोर्टिंग की हो, बहुत पसीना बहाया हो, लेकिन मैं आपकी खबर ही नहीं पढ़ूँगा। सो एंड में जैसे कोई फिल्म होती है जो 1-1.5 साल में बनती है और उसकी किस्मत का फ़ैसला सिर्फ एक फ्राइडे पे होता है, ये आपका फ्राइडे है। आज मेरे पास बहुत से चॉइसेस हैं कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, मैंने आपकी स्टोरी नहीं पढ़ी, आपका सारा एफर्ट बेकार गया, तो इसलिए इंट्रो ज़रूरी है। अब हम, और एक और चीज़ जो मैंने मिस की वो ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है लखनऊ, ये क्या है? ये डेटलाइन है। डेटलाइन इसलिए क्योंकि पहले इसके साथ डेट भी आती थी, यानी कि लखनऊ कॉमा फलाना अप्रैल। अब वो नहीं लिखा जाता, पर फिर भी हम जो जगह का नाम है उसको लिखते हैं। डेटलाइन। इंट्रो। अब ये जो इंट्रो है ये कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए जानना। आप लोग की क्या राय है? सर ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्दों का, कम से कम 30 शब्दों का होना चाहिए। चलिए गिनते हैं कि इसमें कितने शब्द हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें करीब 28 शब्द हैं, ठीक है। ये अच्छा शार्प इंट्रो है, कम शब्दों में, लेकिन इसने ठोस बात कही। कुछ ने इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, कुछ नहीं किया, एकदम टू द पॉइंट है। तो ये सही है कि अगर हम 30 से 35 शब्दों के आगे न जाएं। कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप बता रहा हूँ आज के, उसमें आगे की क्लासेस में हम और बारीकियों में जाएंगे ऑब्वियसली। जो पहले 3 पैराग्राफ हैं वो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी स्टोरी में। इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जैसा कि रीडर का अटेंशन स्पैन, रीडर के पास वक्त नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी आपकी किस्मत होगी, आप उस दिन शायद उपवास रख के आए होंगे, आपने प्रसाद चढ़ाया होगा मंदिर पे, या और माथा टेक के आए होंगे कहीं धार्मिक स्थल पर, आपने पुण्य किए होंगे अगर, तो शायद 3 पैराग्राफ आपका पाठक पढ़ ले। वरना हेडलाइन देखेगा, उधर चला जाएगा, कोई तब तक व्हाट्सएप पे टिंग हो जाएगा, कोई ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, कोई गुड मॉर्निंग भेज देगा, तो आप कहीं नहीं प्रायोरिटीज़ में, प्राथमिकताओं में रहेंगे। इसलिए अपनी लड़ाई आप पहले 3 पैराग्राफ में लड़ लें। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमेशा ये मान के चलें कि अगर 3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद पाठक की मौत भी हो जाए, ये मान के चलें कि अगर पाठक आपकी कहानी पढ़ना छोड़ दे तो उसका नुकसान ना हो, कि वो परलोक जाके ये ना सोचे कि यार स्टोरी में था क्या, लिखा तो क्या था, सूदखोर के बारे में लिखा तो था पर कुछ समझ नहीं आया, सूदखोर से प्रॉब्लम क्या है। अरे मुकेश, कर्ज तो माफ़ हो गया, सूदखोर से क्या, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए, बहुत
अन्य प्रजातियों के हमारे स्टूडेंट भी आ रहे हैं। एक प्यारा सा डॉगी चला आ रहा है हमारी कक्षा में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले 3 पैराग्राफ में हम जो बात कहनी है वो स्ट्रांगली कहें। बड़ी तस्वीर की हम बात करते हैं। ये क्या बड़ा है बड़ी तस्वीर? आप बताइए, माइक दीजिए इनको कोई भाई। ये बड़ी तस्वीर क्या है भाई? कितनी बड़ी होती है ये तस्वीर? हाँ आप बताइए। बड़ी तस्वीर का मतलब हमारी समझ से तो यही है कि कई लोगों की समस्याओं को बताना। देखिए क्या होता है कि रिपोर्टर एक स्टोरी के लिए सिर्फ कुछ लोगों से बात कर पाता है। अगर बहुत मेहनती रिपोर्टर है तो शायद 20 लोगों से बात कर ले। थोड़ा काहिल रिपोर्टर है आप लोगों की तरह तो शायद 1 या 2 लोगों से बात कर ले। हाँ? लेकिन पाठक को तो पता नहीं आपने कितने लोगों से बात की। पाठक के लिए तो आप पोस्टमैन हैं। आप ही वो माध्यम है, वो आईना है जो क्या समाज की स्थिति है या किसी मुद्दे पे वो पेश कर रहा है। तो पाठक आपको ट्रस्ट कर रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है। अब आपकी ड्यूटी ये है कि अगर आपने एक मुद्दा उठाया है, नंबर 1 वो करेक्ट जगह से स्टोरी उठाएं, उसका जो पात्र है वो करेक्ट हो। सपोज आपने एक ऐसा किसान उठा लिया होता जिसको कोई महाजन ने कभी प्रॉब्लम नहीं दिया, उसको आसानी से मिल गया, और आपने वो लिख तो फिर गड़बड़ हो जाता मामला। तो किसी बड़ी तस्वीर को दिखाती हुई कुछ जो छोटी छोटी तस्वीरें, छोटी छोटी जिंदगियां या किस्से हैं, इसलिए ज़रूरी है। पाठक क्यों पढ़े? क्योंकि पाठक को आप बता रहे हो कि जैसा अनुराग ने कहा कि ये एक आदमी की बात नहीं है, ये हज़ारों लाखों लोगों की बात है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको हेडलाइन में बनाया है, इसलिए मैंने इतने मोटे अक्षरों में छापा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मैं आपका कॉलर पकड़ के आपको चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, मैं आपका अटेंशन खींचना चाहता हूँ इस ओर। तो इसलिए आपको खबर को और विश्वसनीय बनाने के लिए ये बड़ी तस्वीर देना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इस खबर में बड़ी तस्वीर है कि नहीं। इन्होंने कहा अधिकतर छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक और अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए सूदखोरों पर निर्भर हैं। अगर इसमें हमें कुछ संख्या मिल पाती तो और बेहतर होता। अगर इस पे शायद मुश्किल हो ये पता करना, या हो सकता है सेंसस के आंकड़ों में उपलब्ध हो ये कि कितने लोगों ने लिया है किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या गैर नॉन। अगर होता तो और बेहतर रहता, हमें पता लगता कि कितने करोड़ लोगों की, कितने लाख लोगों की हम बात कर रहे हैं, यानी कितनी विषम समस्या है। अब ये आ रहे हैं, इन्होंने पहले तो मुझे एक हार्ड न्यूज़ के अंदाज में बताया कि ये समस्या है, उसके बाद ये एक किसान की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है गोरखपुर ज़िले के खजनी तहसील के सहरो गांव के रामाश्रय के पास 3 बीघा ज़मीन थी। इस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन एक बार सूदखोरों के जाल में फंसने के बाद उनकी पूरी ज़मीन उनके हाथ से निकल गई। रामाश्रय ने बताया 5 साल पहले मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था, जो पैसा था उसके इलाज में लग गया। उस साल खेतों की बुआई के लिए बीज, खाद के लिए पैसा नहीं था। बगल के गांव के महाजन से ब्याज पर पैसा लिया, धीरे धीरे ब्याज का पैसा बढ़ता चला गया तो खेत भी उसके नाम लिखना पड़ा। तो इन्होंने जो मुझे बताया है, अगर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाती स्टोरी, अगर आंकड़े भी होते, लेकिन इन्होंने मुझे एक फेयर आइडिया दे दिया है पहले 3 पैराग्राफ में कि इशू क्या है, एक औसत ज़िंदगी में क्या होता है और कैसे ये इशू बहुत बड़ा है। और इन्होंने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी रखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इतने लाख लोगों का जो लोन था वो माफ़ कर दिया है, पर फिर भी किसानों के लिए साथ में जिन्होंने बैंक से नहीं लिया है, क्योंकि वो उनको इस कारण से लेना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो इससे शायद उनकी ज़िंदगी आसान ना हो। हम एक फ्रेज़ यूज़ करते रहे हैं, जूम इन और जूम आउट। ये क्या भला है, कोई बताएगा? देवेंद्र जी, आप बड़े ज्ञानी दिख रहे हैं, आपके चेहरे पर तेज भी व्याप्त है, क्यों ना आप बताएं। जैसे अलग अलग पैराग्राफ में हम स्टोरीज देते हैं कि हमारा पाठक पढ़ रहा हो, तो हम एक पैराग्राफ में एक बड़ी तस्वीर देते हैं। बड़ी तस्वीर देते हैं कि जैसे किसानों की बात हो रही थी,
कि प्रदेश में कितने किसान हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया था, प्लस हम ये भी दें कि कितने किसान हैं जिन्होंने किसी साहूकार से कर्ज लिया हो। तो उसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ में हम किसी किसान का जिक्र करें कि किसान हमें बताए कि कैसे मैंने कर्ज लिया और उसके बाद कैसे ये चीज़ें हैं। तो इसी को सर जूम इन कि एक बड़ी तस्वीर दें हम कि पूरे प्रदेश देश की बात कहें। उसके बाद हम किसी एक पर्सन का या किसी अधिकारी का जो जिससे रिलेटेड हो, कोई अधिकारी हमें बताए कि हाँ कि हमारे ज़िले में अभी तक कितने लोग हैं, इतने किसान हैं जिन्होंने हमसे कर्ज लिया है। ठीक है, हाँ सही है। तो अगर हम इसको लें कि एक भगोना है जिसमें आप चावल पका रहे हैं, तो चावल का वो जो एक दाना है वो किसान है, लेकिन एक बड़ी तस्वीर भी है। अब चावल पका है कि नहीं आपको उस एक दाने से पता लगेगा। तो इस सब का पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि पाठक जो पढ़ रहा है उस पर विश्वास करे कि हाँ, रिपोर्टर, मेरा काम रिपोर्टर कर रहा है, मेरे लिए जो समाज का प्रवक्ता है वो रिपोर्टर है। तो ये बता रहा है मुझे, इसने ये गया होगा, इसने मेहनत की होगी, इसने कई लोगों से बातें की होंगी, उसका ये निचोड़ निकाल के खबर छाप रहा है, इसलिए मुझे विश्वास करना चाहिए इस पर। अब रिपोर्टर ने मेहनत की है, ये कैसे दिखता है? ये दिखता है अगर आपने कई लोगों से बातें की हैं और ख़ासकर अगर आपकी स्टोरीज़ में कुछ बेसिक जो डिटेल्स हैं। जैसे मैं एक और स्टोरी को पढ़ के सुनाता हूँ। ये स्टोरी है ग्रामीण महिलाओं को कानूनी मदद दिला रही एक बुज़ुर्ग। ये लिखी है नीतू सिंह ने। ये है नीतू। नीतू का चेहरा भी दिखाया जाए। नीतू की स्टोरी में के पहले 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ। 70 वर्ष की शाबरा अम्मा अपने गांव की महिलाओं के लिए आदर्श बन चुकी हैं। उन्होंने न केवल घर से न निकलने वाली महिलाओं को उनका हक दिलवाया, बल्कि बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया। अस्पताल, थाना, तहसील, कचहरी, कहीं भी जाने में उनको कोई डर नहीं है। ये पहला पैराग्राफ इंट्रो है। सेकंड पैराग्राफ है, बहराइच ज़िला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर शिवपुर ब्लॉक के अलीनगर गांव की रहने वाली शाबरा अम्मा बताती हैं, हमारे गांव में मुस्लिम बहू बेटियों को घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी। उनको घर से बाहर निकालने के लिए कई बार लोगों के घर जाती, घर के पुरुषों को समझाती, तब कहीं जाकर मेरे विश्वास पर उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिली। पहले मैं अंगूठा लगाती थी, अब हस्ताक्षर करने लगी हूँ। तो ये जो आपने लिखा है 50 किलोमीटर दूर, नीतू, ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? ऐसे जो हमारा रीडर है वो दिल्ली में बैठा है या फिर दूर कहीं पे है, तो पाठक हमारी स्टोरी को पढ़ के ही समझ जाए कि हम किस ज़िले की स्टोरी लिख रहे हैं, वहाँ से किस ब्लॉक की स्टोरी है, कितने दूर है। हो सकता है कि बहराइच का कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा हो और उसके ब्लॉक की हम स्टोरी लिख रहे हैं, तो वहाँ तक सीधे उस दूरी तक पहुँच पाए, तो एक पाठक को पता चल पाए कि दूरी ज़िला मुख्यालय से कितनी दूरी है, किस ब्लॉक का गाँव है और कहाँ की रहने वाली ये अम्मा है। ठीक है। एक और पक्ष है कि पाठक को ये भी पता लगे कि एक शहरी कस्बे से, जो कि ज़िला मुख्यालय है, उससे कितना दुर्गम है ये। अगर आप लिखते 200 किलोमीटर दूर है, और अगर आप और बता सकते थे कि सपोज़ एक होता कि एक कच्चे रास्ते से होते हुए फलाना, मतलब आप एक शब्दों से तस्वीर खींच रहे हैं। उस तस्वीर में ये है कि पाठक को पता लगे कि अच्छा, ये जो मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, इसमें जो कैरेक्टर है, एक तो उसकी उम्र देना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने उम्र दी है यहाँ पर? जी सर। 70 वर्ष की पहले ही कहा आपने, तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पाठक है वो पढ़ रहा है। अगर आपने लिखा होता शाबरा अम्मा ये करती हैं, तो हो सकता है वो 45 साल की होती और फिर भी उनको शाबरा अम्मा कहा जाता। हो सकता है वो 85 साल की होती। इसलिए ये तस्वीर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप compete कर रहे हैं टीवी से और आप इंटरनेट से, विजुअल माध्यमों से compete कर रहे हैं, तो आपको तस्वीर ये। अब आपने बताया कि ये ऐसी हैं, हो सकता है कि आप आगे ये भी बताएं या अगली स्टोरी में बताएं कि थोड़ा सा वो दिखती कैसी हैं। क्या उन्होंने अपने
कांपते हाथों से अपना चश्मा उठाया, क्या उनके बाल रंगे हुए हैं? मैं देखना चाहूँगा इस पर्सन को जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है लोगों का कि वो बदले। उनका घर कैसा है? ज़रूरी नहीं कि इस पर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे जाएं। एक पैराग्राफ के और उनके पीछे एक तस्वीर है जिसमें उनके बेटे का और उनकी चित्र है, और फिर हो सकता है वहाँ से लीड कर जाए कि बेटे का नाम आ गया। तो इस सब का लबो-लबाब ये है कि आपको एक विजुअल राइटिंग करनी है, तस्वीर खींचनी है शब्दों के माध्यम से। जो जिसके बारे में लिख रहे हैं उसकी उम्र बतानी है आपको, जिस जगह पर हैं उसकी दूरी बताएं। लखनऊ से बताएं इस संदर्भ में, अगर कोई भी बड़ा शहर हो दिल्ली से बता दें, ताकि पाठक समझ पाए कि अच्छा ये वहाँ से उतनी दूर पे है, अच्छा ब्लॉक हेडक्वार्टर से 100 किलोमीटर आगे, ओहो अच्छा वहाँ इंटीरियर से बात की है, वहाँ पे ये बदलाव आ रहा है, ओहो ये तो बहुत बड़ी बात है। यही स्टोरी लखनऊ में भी हो सकती थी, तो थोड़ा शायद कम वज़न हो जाता उसका। इसी तरह से कोट्स पे आ जाते हैं। कोट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा, और ये क्यों ज़रूरी होते हैं? जी देवांशु आप बताएं। कोट्स ये होता है कि सबसे पहली बात ये होती है, अगर कोई रिपोर्टर अपनी खबर करता है तो वो अपना मत नहीं रख सकता है अपनी खबर पर। तो ये उसकी खबर का तभी उसकी खबर को वजन मिलता है जब वो कई लोगों से बात करता है। अपनी खबर में जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, किसी एग्रीकल्चर स्टोरी है, कृषि के ऊपर आधारित है, तो किसानों से बात कर रहा है। तो जब किसानों से कोई बात करता है तो अगर हम अपनी खबर में किसी दूसरे की कथनी ले रहे हैं या फिर कोई दूसरे के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कोट कहा जाता है। और ये पता कैसे लगता है स्टोरी में कोट कहाँ पर है? सर, जब भी हम कोट लिखते हैं तो उसके शुरुआत में इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, और जब वो जो बात बोल रहा होता है वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। जब गांव कनेक्शन की शुरुआत हमने की थी तो मैं तो अंग्रेज़ी पत्रकारिता से आया हूं, और अंग्रेज़ी पत्रकारिता में भी अक्सर जो बहुत से हमारे पत्रकार साथी हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोट्स की इज़्ज़त नहीं करते। कोट्स पवित्र हैं, कोट्स की एक सैंक्टिटी है। जैसा अभी देवांशु ने बताया कि अगर कोट्स नहीं है तो वो फिर एक ओपिनियन पीस है, वो फिर एडिटोरियल पेज पे जाए, क्योंकि रिपोर्टर अपना मत व्यक्त कर रहा है। रिपोर्टर तो पोस्टमैन है, वो और लोगों के दरवाज़ों पर जाकर उनका मत मांगेगा और उसके आधार पर एक विश्वसनीय स्टोरी बिल्ड करेगा, खबर बिल्ड करेगा। तो जो हिंदी पत्रकारिता में अक्सर मैंने देखा है अखबारों में कोट्स का प्रयोग नहीं होता है। वो रिपोर्टर अपने शब्दों में कह देता है, जैसे कहेगा कि अगर यहीं पर ले लें तो वो कहा गया होता कि शाबरा अम्मा ने कहा कि उनके घर से निकलने की उनके उसमें आज़ादी नहीं थी और इसलिए उन्होंने बहुत कोशिशें की जिसके कारण बहुत बदलाव आया। सब शायद ये लिखा गया होता। जब आपने कोर्ट के थ्रू बताया तो एक वो डायरेक्ट है, फिर आप सिर्फ एक मंच दे रहे हो, जो कैरेक्टर है, जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट रीडर से बात कर रहा है, यानी एक वो। दूसरा, आपने उसी के शब्दों में कहा। और एक और एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूँ, आप लोगों को भी देता हूँ, कि अगर आज की जैसी कोई गर्मी की दोपहर हो और आप किसी से पूछें कि क्या बहुत गर्मी पड़ रही है, और कोई कहे, सपोज जैसे बूढ़े बाबा यहाँ बैठे हो, कहें कि भैया लाग रहा है वो हथौड़ा मार रहा सर पे कोई, और आप लिख दें जाके कि बूढ़े बाबा ने कहा फलाना नाम ने कि उनकी गर्मी बहुत थी, उनको गर्मी बहुत लग रही थी। सार वही है ना, लेकिन बात वो नहीं है। ये इसलिए कोट्स इम्पॉर्टेंट है कि आप जो आदमी जिस शब्दों में कहता है वो एक तो एक्यूरेसी रहे, एक्यूरेट ढंग से उसको पेश किया गया है। दूसरा, उनके शब्दों की एक वो मार्मिक होते हैं, उसका एक रंग होता है, उसकी एक महक होती है, उसमें तकलीफ़, खुशी होती है, इमोशन होता है। आप जब उसको एक स्टैंडर्डाइज कर देंगे, अपने शब्दों में कर देंगे, तो उसका इमोशन आप किल कर देंगे। और हमेशा ये मानें कि आजकल बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि बहुत से पत्रकार ख़ासकर टीवी में और प्रिंट में भी मानने लगे हैं कि वही खबर है। पत्रकार सोचता है कि वही खबर है। पत्रकार खबर से छोटा होता है और पत्रकार खबर को बनाता है। आजकल ग्लैमराइजेशन हो गया है, पत्रकारों की तस्वीरें होर्डिंगों में आती हैं, तो उनको लगता है कि मैं न्यूज़ हूँ। न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ मुझसे छोटी है।
मैं हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ बनाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रिपोर्टर का जो ओपिनियन है वो ख़बर में आ जाता है और हमें उससे बचना है। हम वही पत्रकारिता करना चाहेंगे जो पुराने ज़माने में, जो बहुत पुराने वक्त से होती आई है, उसको डिजिटल माध्यमों की ताकत देंगे ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक वो पत्रकारिता पहुँचे। लेकिन हमें करना वही फुटवर्क की पत्रकारिता है। हमें वैसे ही गांव देहात में भटकना है, धूप में जाना है, पसीना बहाना है और इसीलिए कोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि रिपोर्टर भरोसा करे कि आपने बात की है। और ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन असली कोट्स, ऐसा कई बार हुआ है, विदेशों में भी हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट में हुआ था, एक कोई रिपोर्टर था जो कई साल तक किसी एक एक्सपर्ट के काल्पनिक कोट बनाता चला आया था और एक दिन पकड़ा गया और जाहिर सी बात है उसकी नौकरी गई। तो ये भी बड़ी बीमारी है काल्पनिक कोट्स बनाने की। हम लोग, मुझे यकीन है कि ये नहीं करते होंगे, पर इस पर भी जो लोग और देख रहे हैं ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई घंटा बज गया है और मेरी कक्षा के ख़त्म होने का समय हो गया है, तो मैं अब चलता हूँ। ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो देश भर में आप लोग देख रहे हैं और इतना अच्छा आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, ये आगे फिर चलेंगी। हमें उम्मीद है कि हम महीने में 2-3 बार आपके साथ जुड़ पाएंगे और ख़ुद भी सीखेंगे। कुछ नया जो सीखा था उसको रिफ़्रेश करेंगे, दोबारा याद करेंगे और आप सबको कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग कई चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कवर करना चाहिए, कैसे सवाल पूछने चाहिए, इंटरव्यूज़ जब कर रहे हैं किसी अधिकारी से या किसी और पर्सन से जिस पर स्टोरी कर रहे हैं तो कैसे करनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशन कैसे करनी चाहिए, एडिटिंग के कुछ गुर हम सीखना चाहेंगे। और हमारे जो मल्टीमीडिया टीम के साथी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि वीडियो शूट्स कैसे करें, तस्वीरें कैसे लें, फ्रेमिंग कैसे करें। मोबाइल के माध्यम से जो बहुत बड़ा हथियार आपके पास आया है, मोबाइल की फ़ोटोग्राफी कैसे करें, मोबाइल से स्टोरी कैसे शूट करें, पीस टू कैमरा कैसे करें। तो ये सब हम चाहेंगे। मैं ख़ुद भी सीखूंगा इसमें से बहुत सी चीज़ें जो मेरे लिए नहीं होंगी और आप ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप देश में कहीं भी हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, गांव कनेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या हमारे कम्युनिटी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं हमारे लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है swayam swayam@gaonconnection.com, swayam@gaonconnection.com। और हाँ, हमारा जो वेबसाइट है gaonconnection.com, उस पर ज़रूर जाएं। हमारा जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, अभी iOS बहुत जल्द आने वाला है, उस पर जाएं, उसको अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें, मुफ्त ऐप है। उससे हम जुड़े रहेंगे। ये जो क्लासेस हैं ऐप पर डाउनलोड होंगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमारा अखबार उपलब्ध है, आप उससे जुड़ने की कोशिश करें। लेकिन ये सब करें या ना करें, अच्छी पत्रकारिता सीखने और करने की कोशिश ज़रूर करें, चाहे गांव कनेक्शन के ज़रिए हो या किसी और माध्यम से हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं फिर।